ठीक है, सब ध्यान देंगे, जिसको पता है वो जवाब देगा। कोई भी डाउट आता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कोई भी किसी को डाउट आता है वहीं पूछें अब अपना डाउट। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है? सबसे पहली चीज़, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की पढ़ाई करने से पहले मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ की कोई भी फुल डेटा या कोई मीडियम जिससे हम किसी को जिससे हम यूज़ करके चूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा आगे सेंड कर सके, रिसीव कर सके। डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमें डेटा ट्रांसमिट, स्टोर, रिसीव कर सकते हैं, ये आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब कंप्यूटर क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके हम इनपुट आउटपुट दे सकते कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम डेटा एक्सेप्ट करते हैं। जो हम उसको इनपुट देंगे वही एक्सेप्ट करेगा, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करेगा अपने अकॉर्डिंग से किस तरह आना चाहिए, और उसके बाद हमें आउटपुट देगा। आपको अपना नाम लिखना है, आप कीबोर्ड का यूज़ करके इनपुट देंगे, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा और आउटपुट में आपको आपका नाम लिखा हुआ दिखेगा। ये प्रोग्राम बेस्ड होता है पूरा। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? जितने भी आपके प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में जो भी परफॉर्मेंस होती है, जो भी ऑपरेशन लगता है, वो ये प्रोसेसेस होते हैं। ये सिंपल कैलकुलेटर की तरह तो काम नहीं करता है। अगर सिर्फ कैलकुलेटर की तरह कंप्यूटर काम करता है तो ये सिर्फ लॉजिकल ऑपरेशंस ही करता, अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं करता। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है कंप्यूटर की? हैं। बिट और ये बिट 0 या 1 फॉर्म में होती है। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरा कंप्यूटर बिट प्रोग्रामिंग पर बेस्ड। अगर हम 4 बिट्स को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक निबल। और 8 बिट्स को मिलाने पे हमें मिलता है एक बाइट। बिट जैसा कि बताया एक बाइनरी डिजिट है जो कंप्यूटर की कंप्यूटिंग के कितनी भी डिजिटल कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन होती है इसकी वजह से होती है। अच्छा, बाइट। अब आप देखते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो ये सब क्या होता है? बाइट। ये होता क्या है? सभी सुन पा रहे हैं? यस सर। ये बाइट होता क्या है? कोई बताएगा? सर हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो डिजिटली स्टोर करते हैं हम, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो स्टोरेज को हम बाइट बोलते हैं। मिनिमम बाइट से स्टार्ट होता है। मिनिमम तो आपकी वो होती है बिट, सबसे मिनिमम होती है आपकी बिट। हाँ, बीट से। अब एक बिट 0 या 1 होती है, तो 0 या 1 में तो आप डेटा स्टोर करेंगे तो क्या होगा? या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा, यानी 0 पे यानी कुछ नहीं होगा और 1 पे एक डेटा स्टोर होगा। तो ये तो बहुत कम स्पेस हो गया डेटा स्टोरेज करने के लिए, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। अब 8 बिट्स कंबाइन करने पे हमें क्या मिला? एक बाइट। अब एक बाइट में कितना? बस 8 बिट्स जितना डेटा स्टोर हो सकता है, तो ये भी बहुत कम था। फिर 1024 बाइट्स मिलके कितनी बनाती है? एक केबी। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप की स्टोरेज 1 GB है तो आपके पास कितना बाइट्स में अवेलेबल है वो डेटा?
1024। 1024 मेगाबाइट्स में। कंप्यूटर हार्डवेयर में अपना जितना भी फिजिकल आप देख सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, सीडी ड्राइव, ये सारा कंप्यूटर हार्डवेयर। मदरबोर्ड क्या होता है? सबसे मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, पर होता क्या मदरबोर्ड? क्यों सबसे जरूरी है? उसमें सब प्रोसेस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, रैम होती है, सब उसमें होता है। उसके थ्रू ही हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है। एक तरह का इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड है ये, जिसके अंदर आपके पूरे कंप्यूटर की जितने भी प्रोसेसिंग होनी है वो सारी फंक्शन इसी में रहती है। आपका सीपीयू, रैम, सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, यहाँ तक कि मदरबोर्ड के अंदर आपके कीबोर्ड और माउस के भी जो इनपुट्स आप देते हो वो यहीं से होके प्रोसेस होते हैं। फर्मवेयर क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे किस तरह से काम करना है और उसके क्या ऑपरेशंस रहेंगे। एक प्रोग्रामेबल चिप में होता है जो कि आप मदरबोर्ड पर देख सकते हैं, मदरबोर्ड पे अवेलेबल होती है, और ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। अच्छा, वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? इसमें डेटा स्टोर करते हैं, तो उसका पावर ऑफ हो जाता है, तो उसमें से डेटा डिलीट हो जाता है, तो वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी को हम और क्या कह सकते हैं? टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी क्यों? क्योंकि जब तक सिस्टम अगर ऑफ स्टेट में रहेगा तब तक ही वोलेटाइल मेमोरी प्रेजेंट रहेगी। सिस्टम ऑफ होते ही वोलेटाइल मेमोरी इरेज हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आपके प्रोग्रामिंग फंक्शंस होते हैं जो आपके कंप्यूटर को परफॉर्म करवाते हैं वेरियस फंक्शंस। अब सॉफ्टवेयर में आपका एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, और आपके पूरे सिस्टम को अगर रन करवाना है तो सबसे ज़रूरी उसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सर हार्डवेयर और आउटपुट को कंट्रोल करता है, उसको चलने में मदद करता है उसे। अच्छा, अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या वो काम कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह की बेसिक नीड हो गई है कंप्यूटर को रन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कोर इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आपकी क्या फंक्शनिंग होगी, आपके मदरबोर्ड में भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही सारी फंक्शनिंग होती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो वो पहली बार फंक्शन नहीं करेगा। आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ड्राइवर्स, जितने भी रिलेटेड एप्लीकेशन होती है सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही चलती है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है? प्रोसेसर, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, रैम, सर रोम। हाँ, ऐसा बोलो, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर क्या? स्क्रीनशॉट किसका? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लैपटॉप में, जैसे कि आप अभी जो पीपीटी चला रहे हो, पीपीटी हम स्क्रीनशॉट लेना हम ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, पर पीपीटी तुम्हें नहीं मिली है क्या? वो सर मेरे उसमें ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे लेते हो पता नहीं इसमें। विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन, विंडो के साथ एक PRTSCR ऑप्शन होगा, वो दबा दो। एक विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन।
क्या बोल रहे हो सर? आप समझ में नहीं आया मुझे। अपने कीबोर्ड पे देखो, विंडोज का ऑप्शन होगा। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर के लिए ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। क्यों क्यों कहलाता है सर ब्रेन? हम क्यों कहते हैं इसको? हाँ, सर आवाज आ रही है दूसरी। कैसी आवाज आ रही है? आपकी आवाज से ज्यादा उसकी कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन कुछ बाइक पे हो ऐसी आवाज आ रही है। नहीं, ये तुम्हारी साइड से आ रही होगी, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। ओके। अब प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहते हैं? ऐसा क्या काम करता है प्रोसेसर जो हम उसको ब्रेन कहते हैं? कोई बताएगा? प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है? प्रोसेसर होगा तो तभी हम कोई कमांड दे सकते हैं। कमांड हम देंगे तो हमको आउट मिलेगा। ऑपरेटिंग ओएस नहीं होगा तो सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। क्योंकि जितने भी वर्किंग होती है, कोई भी काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के, कोई भी इनपुट आउटपुट अगर प्रोसेस करना होता है तो वो सारा काम कहाँ होता है? प्रोसेसर में। अगर प्रोसेसर ही नहीं होगा तो आप कुछ भी इनपुट देते रहो, आपको क्या आउटपुट कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रोसेसर को हम कभी कभी सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू क्या होता है? अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, सीपीयू क्या होता है? वो पूरा कैबिनेट डब्बा होता है या उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है उसको सीपीयू बोलेंगे? बताओ। अंदर वाला जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ना वो बोलते हैं उसको हाँ, उसी को सीपीयू बोलोगे। वही है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो जो कैबिनेट है वो तो उसके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, उसको कभी गलती से सीपीयू मत समझ लेना। अब जितने भी आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में परफॉर्मेंस बढ़ती है, घटती है, ये सारा प्रोसेसर का काम होता है। प्रोसेसर के पास इनफ मेमोरी है तो वो आपका परफॉर्मेंस फास्ट होगा। अगर आपका प्रोसेसर लोड लेता जा रहा है, भरता जा रहा है, उसके पास इनफ मेमोरी स्पेस नहीं है, तो आपका प्रोसेसर आप देखते हैं धीरे धीरे स्पीड उसकी घटती बढ़ती रहती है। अब सीपीयू में नॉर्मली 2 इंच की सेरेमिक स्क्वायर जितनी चिप होती है। चिप नॉर्मली आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो से थोड़ी सी बड़ी होती है आपकी, और ये आपके मदरबोर्ड पे सॉकेट पे रहती है। जो एक हीट सिंक क्या होता है? ताकि वो गर्म ना हो। जैसे ही, क्योंकि प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर का काम बहुत ज़्यादा होता है। परफॉर्मेंस आपकी देखना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हेल्प करना, आपका आर्किटेक्चर देखना, आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेस करना। तो ऐसे में आपका प्रोसेसर क्या हो, गर्म होने लगता है। उस गर्म ना हो इसलिए उससे बचाव के लिए क्या लगाए? हीट सिंक, जो उसकी गर्मी सोख लेता है। इस तरह का दिखता है चिप। सबको दिख रही? सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ सर। इस तरह की चिप दिखती है। सबको दिख रही है प्रोसेसर की चिप? प्रोसेसर की स्पीड हम किसमें नापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज? कहता ना मेरा 2.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, 3.03 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, तो वो उसकी स्पीड नापते हैं। प्रोसेसर की स्पीड किस में मेज़र की जाती है? प्रोसेसर की स्पीड मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। जितना आपका प्रोसेसर फास्ट होगा उतने ही आपके इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे तेज़ी से, और जितना उसके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा उतनी उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी।
डिवाइसेस में सिंगल कोर प्रोसेसर होता है, कुछ में डुअल और कुछ में क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी आते हैं। देखें, सुने सभी नहीं? तो प्रोसेसर या 4 प्रोसेसर होने का मतलब क्या है? जितने प्रोसेसर उसमें रहेंगे उतना ही इसका वर्क साइड बाय साइड सीपीयू के ऑपरेशंस के साथ चलता रहेगा, उतनी ही स्पीड से वो और आगे वर्क परफॉर्म कर सकता है। अच्छा बताओ, सिंगल कोर प्रोसेसर बेस्ट है या ऑक्टा कोर प्रोसेसर बेस्ट है? ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्यों? सिंगल कोर प्रोसेसर में तो एक साथ एक ही चीज परफॉर्म हो सकती है, लेकिन ऑक्टा कोर प्रोसेसर में और ज़्यादा होगा, एक साथ मल्टीपल प्रोसेस होगी उसमें। हम देखते हैं जो अगर आज से 10-15 साल पहले हम जाते हैं तो जो लैपटॉप डेस्कटॉप आते थे वो आज के लैपटॉप डेस्कटॉप्स के मुकाबले बहुत स्लो होते थे। अगर आप उनको फ्रेश बिल्कुल खाली भी रखो ना, तब भी आज के डेस्कटॉप या लैपटॉप बहुत फास्ट काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो पहले सिंगल कोर आता था, तब ऑक्टा कोर आता। सिंगल कोर, ड्यूल कोर इस तरह से आते थे, पर अब जितने प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, ऑक्टा कोर से भी आगे आ गया है, तो वो उस हिसाब से काम करता है और स्पीड उसकी उसी तरह से फास्ट होती है। अगर आप आज से 10 साल बाद कोई सिस्टम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो वो भी स्लो हो जाएगा। वो स्लो नहीं हो जाएगा, वो अपने प्रोसेसर के हिसाब से काम कर रहा है, पर आगे जो सिस्टम आने वाला है वो और तेज़ चलेगा, उसमें और प्रोसेसर मल्टीपल यूज़ होंगे। मल्टीथ्रेडिंग क्या होती है? कुछ एप्लीकेशन को सीपीयू परमिशन क्या यूज़ कर सकते हैं। मल्टीथ्रेडिंग मतलब वो आपके प्रोसेसर से कहाँ किस मेमोरी से कौन से स्लॉट से क्या इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर एक थ्रेड आप देखें तो एक सिंगल पीस ऑफ प्रोसेस, मल्टीपल थ्रेड्स क्या हो गए, एक ही टाइम पे मोर इंस्ट्रक्शंस एक साथ प्रोसेस हो सकते हैं सीपीयू कोर पे। सीपीयू कोर यहाँ पे आपका प्रोसेसर है। कुछ सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जितनी ज़्यादा सीपीयू के प्रोसेसर्स होते हैं, कोर्स होते हैं, उनका फ़ायदा कैसे उठाते हैं कि वो अपनी मेमोरी वहाँ यूटिलाइज़ करते हैं अपने प्रोसेस को तेज़ करवाने में, और बाकी जो अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो ये यूज़ नहीं कर पाते। मदरबोर्ड सभी ने देखा है, ऐसा दिखता है। मदरबोर्ड में आपके सिस्टम सभी कनेक्टेड होते हैं, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं हो सकता जो कनेक्ट ना करो और वो रख करे। अगर आप वायरलेस माउस या वायरलेस कीबोर्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको उसको यूएसबी से कनेक्ट करना पड़ता है, जो आपके मदरबोर्ड पे ही डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है यूएसबी के थ्रू। होता है कि नहीं होता है? तो जितने भी आपको इनपुट देना है, कोई भी प्रोसेस अगर रन करना है, तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल जाती है? सिस्टम का मदरबोर्ड से। सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, अदर पोर्ट्स, सारे पोर्ट्स, वीडियो कार्ड, इथरनेट के कार्ड, सारे डिवाइसेस ये सारी अपनी कहाँ कनेक्ट होती है? मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड को हम बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड अगर नहीं होता तो ये सारे कनेक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाते। धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं मदरबोर्ड का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। जहाँ पहले डेस्कटॉप के अंदर अगर ये 2 इंच 3 इंच की चौड़ाई, 2-3 इंच की मोटाई पर आता था, तो आज और कम पतला होता जा रहा है। लैपटॉप्स हम देख रहे हैं और स्लिम आते जा रहे हैं, आ रहे हैं। देखा है किसी ने कभी देखा है, सोचा है कि मदरबोर्ड की साइज़ भी छोटी होती जा रही है?
रहे हैं सभी? पावर सप्लाई कोई भी चीज़ है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल, उसको रन करने के लिए बैटरी होती है। बैटरी ख़त्म हो जाती है, बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? पावर सप्लाई। यहाँ पे सिस्टम को कंट्रोलर मोड में इनफ पावर सप्लाई पहुँचाने के लिए हम एसएमपीएस यूज़ करते हैं। एसएमपीएस क्या होता है? सिंपल मोड पावर सप्लाई। अगर पावर सप्लाई ही नहीं होगी तो ये प्रोसेसेस रुक जाएंगे एक टाइम बाद, फिर दोबारा रन नहीं होंगे। एसएमपीएस आपका पावर सप्लाई आपका क्या करता है? एसी को लो वोल्टेज रेगुलेटेड डीसी पावर कन्वर्ट करता है। एसी क्या होती है और डीसी क्या होता है, पता है किसी को? एसी और डीसी क्या होते हैं? अल्टरनेटिव करंट एसी आपका ऑल्टरनेट करंट और डीसी आपका डायरेक्ट करंट। अब एसी हम नॉर्मली हमें कहीं भी किसी भी लोकेशन पे सबसे पहले एसी करंट ही मिल सकता है। बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ हमें डीसी करंट मिले, और डीसी करंट अगर डायरेक्ट मिलेगा तो हो सकता है शॉर्ट हो जाएगी जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए एसी करंट को रेगुलेटेड डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है पावर सप्लाई की हेल्प से। ये +5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक हो सकता है, और ये आपके मदरबोर्ड को पावर देता है जिससे आपके सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। हार्ड डिस्क क्या होती है, कौन बताएगा? उसके लिए होता है। किस लिए होती है हार्ड डिस्क? आपके डेटा स्टोरेज सॉरी के लिए पहले होती है। पहले आपके डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क में ही हम डेटा क्यों स्टोर करते हैं? कभी सोचा है हार्ड डिस्क में ही हम डेटा क्यों स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क में ही डेटा क्यों स्टोर किया जाता है? किसी और कोई रैम में, मदरबोर्ड में या किसी और चिप में हम डेटा क्यों नहीं स्टोर करते हैं? बताएगा कोई? कोई जवाब देगा इसका? क्यों नहीं होता? हार्ड डिस्क में ही हम डेटा क्यों स्टोर करते हैं? रैम में क्यों नहीं करते? किसी और चिप में क्यों नहीं करते? कुछ और अलग कुछ यूज़ क्यों नहीं करते? कोई बताएगा? क्योंकि हार्ड डिस्क पर डेटा स्टोरेज बाइनरी कोड में करता है। अच्छा ठीक है, डेटा सिक्योर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी होने का क्या फ़ायदा है कि आप कुछ भी डेटा इसके अंदर सेव करोगे, स्टोर करोगे, तो वो सिस्टम बंद होने पर भी छूटेगा नहीं। आपने देखा मदरबोर्ड वोलेटाइल मेमोरी की तरह रहता है, मदरबोर्ड पे सीपीयू चिप आपकी वोलेटाइल मेमोरी की तरह रहती है, आपकी रैम वोलेटाइल होती है। बंद होने पे ही सारे जितने भी प्रोसेसेस थे सब वाइप आउट हो जाते हैं, कुछ सेव नहीं होता है। पर हार्ड डिस्क को नॉन वोलेटाइल मेमोरी की
तरह यूज़ किया गया ताकि जितना भी डेटा है वो आपका स्टोर रहे। पहले जो सिस्टम आते थे उनमें हार्ड डिस्क नहीं होती थी, तो वो जितना भी वो काम करते थे एक ही बार में करते थे, क्योंकि सेकेंड टाइम वो डेटा उनको दोबारा नहीं मिलता था, इसलिए हार्ड ड्राइव इंट्रोड्यूस की गई। हार्ड डिस्क को हम डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, जो हमारा डेटा स्टोर रखती है बहुत लार्ज अमाउंट। हार्ड डिस्क के क्या क्या टाइप होते हैं? पैरेलल ATA यानी पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव और SAS सीरियल अटैच SCSI। अब सबसे पहले पाटा डिवाइस, पाटा हार्ड ड्राइव कौन सी होती है? पाटा हार्ड ड्राइव कौन सी होती है? जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो बताएं पाटा हार्ड ड्राइव क्या होती है। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये हार्ड ड्राइव क्या करती है, क्या प्रोसेस होता है इनका? किसी को नहीं पता है? नहीं पता सर। पाटा हार्ड ड्राइव्स क्या आपकी पहले आती थी, साटा से पहले। अभी हम जो हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं वो साटा केबल की होती है, ये पाटा केबल की होती है। इनमें क्या होता है, ये हार्ड ड्राइव्स के अंदर 40 या 80 पिन की वायर केबल यूज़ होती है। 40 या 80 पिन की वायर केबल यूज़ होने पे उनके अंदर जो डेटा होता था स्टोरेज, वो उन्हीं पिन्स के थ्रू आके फर्दर ट्रांसफ़र होता था। अब इनमें डेटा फास्टर तो ट्रैवल करता था, पर इनको चेंज क्यों किया गया? इनको चेंज इसलिए किया गया क्योंकि जो इनके पिन्स होते थे वो एक तो टाइम ज़्यादा यूटिलाइज करते थे, और दूसरी बात वो पिन्स टूटने का, कनेक्टर टूटने पे एक भी अगर पिन टूट जाती थी तो पूरा कनेक्शन वहीं ख़त्म हो जाता था, इसलिए इनको चेंज किया गया साटा। साटा में आपको क्या आता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। जो आज जो हार्ड ड्राइव आप देखते हैं वो सारी साटा। साटा और पाटा का मेन डिफरेंस क्या होता है कि साटा थोड़ी पतली होती है पाटा के मुकाबले, डेटा ट्रांसफ़र थोड़ा फास्टर होता है। पाटा की स्पीड थोड़ी डेटा ट्रांसफ़र की ज़्यादा होती थी, फास्ट होती थी, पर ओवरऑल जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो साटा में ही ज़्यादा होता है। दोनों का RPM यानी रोटेशन पर मिनट रेटिंग भी सेम था, पर साटा ड्राइव्स को ज़्यादा एफिशिएंट माना गया और लेस पावर यूज़ लगी। लेस पावर क्यों यूज़ लगी? क्योंकि पाटाज में 40 पिन या 80 वायर केबल्स यूज़ होती थी, उससे पावर कंजप्शन ज़्यादा हो जाता था, वो गर्म जल्दी हो जाती थी, इस वजह से आपकी CPU पे भी ज़्यादा लोड पड़ता था। और साटा केबल्स में ऐसा नहीं होता था, वो क्योंकि उनके पास इतने पिन 40 पिन्स कनेक्टर नहीं होते थे, बहुत कम होते हैं, 2 स्लॉट होते हैं, बस सिर्फ 2 स्लॉट होते हैं कनेक्शन करने के लिए, और ना ये ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है जिससे आपका CPU लोड है। क्लियर है दोनों, साटा और पाटा? अब आती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस यानी SCSI। ये हार्ड ड्राइव आपकी पाटा से, IDE हार्ड ड्राइव यानी पाटा से सिमिलर होती है। ये हायर रेट पे स्पिन करती है साटा से और पाटा से, मतलब इसका रोटेशन पर मिनट ज़्यादा है साटा और पाटा हार्ड ड्राइव से, दोनों से।
अब जहाँ नॉर्मल आपकी साटा और बाटा हार्ड ड्राइव्स 7200 आरपीएम पे यानी 7200 रोटेशन पर मिनट पर स्पिन करती है, वहाँ एक SCSI हार्ड ड्राइव आपकी 10,000 से 15,000 आरपीएम पर स्पिन करती है। स्पिन तेज करती है मतलब क्या हुआ, रोटेशन पर मिनट से आप क्या समझ रहे हैं, क्या मतलब रोटेशन पर मिनट हो रहा है, पर इससे फ़ायदा क्या हो रहा है हमें या सिस्टम को या हार्ड ड्राइव को, क्या फ़ायदा हो रहा है? यानी 1 मिनट में आपका इतना डेटा एक साथ स्टोर हो सकता है। और फास्टर इसी वजह से होती है, जितने ज़्यादा रोटेशन पर मिनट लेंगे उतना ही आपका सिस्टम फास्टर काम करेगा। रोटेशन ज़्यादा तेज़ हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो डेटा भी जल्दी मिलेगा, कोई और नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे वो भी जल्दी हमें एज आउटपुट मिलेगी। पर SCSI जो हार्ड डिस्क आती थी उनको एक कंट्रोलर की ज़रूरत होती थी जो उनका ये इंटरफेस या उसको रन करने में, ऑपरेशन करने में हेल्प कर सके। इसी वजह से ये ड्राइव और मदरबोर्ड में कनेक्टेड रहती थी और उसी कंट्रोलर की वजह से ही ये हैंडल हो सकती थी। अब आती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सब सुन रहे हैं, ये फास्टर होती है आपकी नॉर्मल हार्ड डिस्क, फास्टर होती है, बता सकते हैं ये फास्टर क्यों है? सब कहते हैं SSD लगा लो अपने सिस्टम में, आपका सिस्टम तेज काम करेगा, फास्ट काम करेगा, क्यों? इसमें सेमीकंडक्टर लगाते हैं, वो साटा और बाटा से तेज काम क्यों करती है? SSD हार्ड ड्राइव्स में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ ये नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स की तरह नहीं होती, यानी इन SSD हार्ड ड्राइव में कोई भी मूविंग कंपोनेंट नहीं होता है। जहाँ आपकी रोटेशन हो रहे हैं बाकी हार्ड ड्राइव्स में, इसमें ऐसा नहीं होता है, कुछ भी मूव होने वाला कंपोनेंट नहीं होता है। इसमें पर क्या यूज़ होता है, इसमें मैग्नेटिक डिस्क, ये मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, ये सारा डेटा इसका मैग्नेटिक डिस्क की हेल्प से स्टोर हो जाता है और रीड कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेमीकंडक्टर यूज़ होता है इस पर्पज़ के लिए, डेटा आपका रीड या राइट करने के लिए, जिसकी वजह से इसमें कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं होते। अभी आप देखेंगे, आप एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव देखें और SSD को देखें तो SSD गर्म हो जाती है थोड़ी और उसमें घूमने की, डिस्क घूमने की आवाज़ आती रहती है, पर SSD ना तो इतनी जल्दी गर्म होगी और ना उसमें कोई भी मूविंग कंपोनेंट या कोई एलिमेंट की आवाज़ आएगी। अब इस वजह से ये सबसे फास्टेस्ट है। सबसे फास्टेस्ट क्यों है? क्योंकि नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स में आपको स्पिन देना पड़ रहा है एक बेसिक RPM पे 1000 पे, 7000 पे, 8000 पे, वो रोटेशन लेने के बाद आपका डेटा वहाँ पे रीड किया जाता है, पर इसके अंदर रोटेशन ही नहीं हो रहा है तो इसका डेटा आपको डायरेक्ट मिल जाता है। जहाँ वो रोटेशन लेके पहुँचेगा उससे पहले ही विदिन सेकेंड्स वो आपको डेटा दे देता है, इसलिए कहते हैं SSD फास्ट है। फिर एक टाइप आता है सीरियल अटैच्ड SCSI। इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट सीरियल प्रोटोकॉल होता है जो डेटा को मूव करता है कंप्यूटर स्टोरेज से डिवाइसेस में। और ये कौन सी हार्ड ड्राइव होती हैं? नॉर्मली आपकी हार्ड ड्राइव या टेप ड्राइव। टेप ड्राइव देखिए किसी ने? टेप ड्राइव देखिए किसी ने कैसी होती है? बहुत, ये आपके टेप ड्राइव्स आप देखोगे, आपको CCTV के अंदर CCTV फुटेज जिसमें स्टोर होती है ना, जब जैसे आप पहले रिकॉर्डिंग होती थी ना, वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी तो एक मोटी सी ड्राइव आती थी,
वो होती हैं ट्यूब ड्राइव्स। बोरा स्केल एप्लीकेशन में ब्लैक कलर का रिंग जैसे बोरा जैसे मतलब बना हाँ वही वही और इस तरह की होती हैं सब। ये देख पा रहे हैं ये कौन सी हार्ड ड्राइव है? बता सकता है कोई मुझे देख के ये कौन सी हार्ड ड्राइव दिख रही है? कौन सी हार्ड ड्राइव है? पिंस दिख रहे हैं इसमें, पिंस यहाँ पे ये पिंस नजर आ रही हैं सबको? पाटा पाटा और साटा, साटा हार्ड ड्राइव कौन सी, कौन बताएगा इनमें से? क्या है? ये पाटा हार्ड ड्राइव है और ये साटा हार्ड ड्राइव है। कनेक्टर देख रहे हो दोनों का डिफरेंस? यहाँ 40 पिंस यूज हो रही है, यहाँ पे बस सिर्फ 2 कनेक्टर है। सेम ऐसे एस में यूज होते हैं। हर हार्ड ड्राइव पे एक स्पिंडल होता है जो उसको रोटेट करता है। लेटर्स होती हैं जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। हेड आर्म होता है जो कि आपके पॉइंटर को मूव करवाता है। अब साटा और पाटा का एडवांटेज, साटा का एडवांटेज देखते हैं पाटा की। लो पिन काउंट, सिर्फ 4 पिन कनेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, कोई मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता। मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट क्या होता है? मास्टर में यानी आपका डेटा यहाँ स्टोर होगा मास्टर में, और फिर आप उसको डिसाइड करोगे कि किस पिन के थ्रू, 40 पिन है तो 40 में से किस पिन के थ्रू वो डेटा आपका ट्रांसफ़र होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, कोई मास्टर स्लेव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जहाँ डाटा आपको भेजना है वो एक ही आउटपुट से जाना है और एक ही आउटपुट, एक ही कनेक्टर उसको यूज़ करना है। दूसरा, साटा में लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ साटा को सिर्फ 500 मिली वोल्ट चाहिए होता है पीक टू पीक सपोर्ट, वहीं पाटा को इससे कई ज़्यादा लगता है, 1500 2000 इतना लग जाता है उसको। साटा की केबलिंग ज़्यादा बेटर है, तो केबलिंग बेटर है तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि कनेक्टर टूटने के चांसेस या कनेक्टर में कोई भी छोटा मोटा डैमेज होने के भी चांसेस बहुत कम हैं। थिनर केबल्स होती हैं ताकि बेटर एयर फ्लो हो और कूलिंग रहे। वो सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी भी इसकी बेटर रहती है पाटा के कंपैरिजन। कैसे ऑर्गेनाइज रहता है इसमें? ट्रैक्स क्या होते हैं? सर्कुलर एरियाज होते हैं डिस्क के। इनमें से ट्रैक्स कौन से हैं? ट्रैक क्या है यहाँ पे? ये प्लेटर दिख रही है, प्लेटर। तो इस प्लेटर के अंदर ट्रैक्स हाँ दिख रहा है ट्रैक। जितने भी सर्कुलर डिविजन्स है ना, ये सब ट्रैक्स हैं। आपके हार्ड ड्राइव में जितने सर्कुलर जितने भी एरियाज होते हैं उसके ऊपर ट्रैक्स होते हैं, और एक ट्रैक की लेंथ एक सर्कमफ्रेंस की है डिस्क की, और एक डिस्क के ऊपर 1000 से ज़्यादा ट्रैक्स हो सकते हैं। डेटा सबसे पहले आउटरमोस्ट ट्रैक में लिखा जाता है या स्टोर किया जाता है। उसके बाद आते हैं सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या होते हैं? सेक्टर्स इन ट्रैक्स को सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक फ्लॉपी पे 9 सेक्टर्स होते हैं और एक हार्ड ड्राइव पे कई ज़्यादा सेक्टर्स होते हैं। सिलेंडर्स क्या होते हैं? सिलेंडर्स क्या होते हैं डिस्क ड्राइव में?
लॉजिकल एक सेम थ्रेड की हर डिस्क सरफेस पे, ताकि उन लॉजिकल से डेटा रीड या राइट करा जा सके। क्लस्टर्स क्या होते हैं? जो आपके सेक्टर्स होते हैं। तो 8 सेक्टर्स मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर जहाँ फ्लॉपी ड्राइव में सिर्फ 9 सेक्टर्स होते थे, यहाँ 8 सेक्टर्स का तो सिर्फ एक क्लस्टर बन रहा है डिस्क ड्राइव में, और मल्टीपल ऐसे सेक्टर्स डिस्क ड्राइव में अवेलेबल होते हैं। एक राइट और रीड और राइट हेड होता है, ताकि वो डेटा रीड कर सके या कोई आपको डेटा स्टोर करना हो तो उससे राइट कर सके। डेटा होता है स्पिंडल, जिसे हम कहते हैं, जो आपकी डिस्क को मूव करवाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका हेड पॉइंटर, जिससे आप रीड और राइट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके ट्रिगर्स हो गए। स्पिंडल हो गया, जिससे आपकी डिस्क मूव करती है। कनेक्टर्स, हर ड्राइव में मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया भी होता है। मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? हिडन एरिया, जो आपकी हार्ड ड्राइव में नॉर्मली विजिबल नहीं होता है, जिससे आप देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आपके हार्ड ड्राइव आप देखते हैं, आप 1 TB की अगर हार्ड ड्राइव लेके आते हैं तो आपको कितनी मेमोरी कितनी कितना स्टोरेज इसमें शो होता है? 1 TB की हार्ड ड्राइव में कितना स्टोरेज शो होता है? 931 GB कुछ होता है अराउंड 1 TB की हार्ड डिस्क। जो Yes, बाकी sir. तो जो बाकी बचा हुआ है स्टोरेज बचा हुआ, वो होस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, वो हिडन रहता है, नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम से विजिबल नहीं होता है, पर उसका यूज़ हो रहा होता है। अब आईडीए कंट्रोलर यहाँ पे कौन से आ गए? पाटा वाले। उनमें रजिस्टर्स होते हैं जो कि डेटा रखते हैं, दैट कंटेन्स डेटा। जो भी ATA कमांड्स दिए जाते हैं वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ उनको यूज़ किया जा सकता है। जो भी डेटा वापस रिटर्न होता है इनके थ्रू, उनसे ड्राइव, जो अटैच ड्राइव की कंट्रोलर है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। और इस तरह के 3 ATA कमांड्स होते हैं जो ऐसा हिडन प्रोटेक्टेड एरिया या होस्ट प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिफाई डिवाइस, सेट मैक्स एड्रेस और रीड नेटिव मैक्स एड्रेस। रैम क्या होती है? टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए। मेमोरी होती है, मेमोरी कह रहे हैं इसे। पर हमें रैम की नीड क्यों होगी? तो टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए। अच्छा, क्या सिर्फ टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए हम रैम यूज़ करते हैं? जितने भी आपके कंप्यूटर में कैलकुलेशंस ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं, वो रैम की वजह से होते हैं। क्यों होते हैं रैम की वजह से? क्योंकि रैम आपके सिस्टम को उस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए स्पीड भी प्रोवाइड करती है एक साथ साथ। कहते हैं ना, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, थोड़ा फास्टर चलेगा। वहीं 1 या 2 GB रैम अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो सिस्टम थोड़ा स्लो रहता है। यस सर। देखा है सभी ने, रैम के कैपेसिटी के ऊपर भी आपकी स्पीड डिपेंड करती है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने वो रैम की वजह से होते हैं। और जितना कम कैपेसिटी इसकी होगी तो उतनी जल्दी वो फिल हो जाएगी और फिर आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। और ये वोलेटाइल मेमोरी होती है बिल्कुल
तो सही, एक बार पावर इसकी बंद हो जाती तो जितना भी डेटा इसके अंदर होल्ड कर रखा था ये सारा वाइप आउट हो जाएगा, चला जाएगा। अब रैम के भी दो टाइप होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम में क्या होता है, डायनेमिक रैम क्या होती है, कौन बताएगा डायनेमिक रैम? अगर जैसे स्टोर कर सकते हैं। डेटा तो स्टोर होता है, ये रैम है, बिल्कुल सही है कि रैम की तरह ही काम करती है, पर रैम में एक टाइप है डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक रैम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, ये बहुत डेंस होती है। डेंस यानी बहुत ज़्यादा स्टोरेज में एक साथ स्मॉल चिप्स के अंदर बिट्स फॉर्म में स्टोर हो सकता है, पैक हो सकता है, यानी आप इतना डेटा इसके अंदर रख सकते हैं। इतनी डेंस होती है, वास्ट एरिया इसका रहता है। और इसके डायनेमिक रैम चिप के अंदर बहुत ही छोटे छोटे कैपेसिटर्स यूज होते हैं जो इसके चार्ज को रिटेन रखते हैं। और प्रॉब्लम डायनेमिक रैम के साथ सबसे ज़्यादा क्या आती है कि डायनेमिक होती है, यानी ये मूविंग रहती है, मतलब मूव करती रहती है, रुकती नहीं है कुछ भी, कभी भी चेंज हो जाती है। यानी आपने कोई डेटा स्टोर किया, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो डेटा चेंज हो जाएगा। हर की स्ट्रोक के साथ या माउस स्वाइप के साथ या कुछ भी चेंजेस आप करते हैं रैम के अंदर, रैम से रिलेटेड, तो आप इसके अंदर आपका जितना भी रैम का कंटेंट था वो वाइप आउट हो जाता है। क्योंकि डायनामिक रैम को बार बार कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। अगर डायनामिक रैम को हम बार बार रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ये डेटा जो इसके अंदर स्टोर हुआ है रैम का, वो भर जाएगा, वो खाली नहीं होगा, तो इस वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। डायनामिक रैम में सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का एक पेयर यूज़ किया जाता है हर बिट के लिए, जो इसको बहुत ही डेंस बनाते हैं। इस वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी होती है हर चिप के हिसाब से। और वही इशू आता है, जैसे ही ये स्टोर हो जाएगा तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा हर की स्ट्रोक के साथ भरने पे, और जो पहले डेटा था वो वाइप आउट हो जाएगा। ऐसे डायनेमिक रैम को मोस्टली मॉडर्न सिस्टम में यूज़ किया जाता है। कई बार आपने सुना है रैम का DDR, DDR1, DDR2, 3, 4। DDR के अंदर रैम सुनने को मिलती है कि मेरी रैम DDR4 है 8 GB है, DDR3 है 4 GB है। तो ये DDR क्या होता है? टाइप होती है, अलग टाइप की आती है। DDR आपका होता है डबल डेटा रेट। DDR आपको क्या बताता है कि आप कितना डेटा एक बार में एक क्लॉक साइकिल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट DDR4 चल रहा है। अब दूसरी आती है स्टैटिक, जहाँ डायनामिक रैम को हमें मेमोरी क्या उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, स्टैटिक मेमोरी में ऐसा नहीं करना पड़ता। स्टैटिक मेमोरी हमारी सिस्टम कैश के अंदर यूज होती है। स्टैटिक में जिसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, यानी जो डेटा इसमें है वो काफ़ी टाइम तक एज अ कैश रहेगा। स्टैटिक मेमोरी में क्या होता है, ये आपके डेटाबेस को मेमोरी में जितने टाइम तक इसको पावर सप्लाई है उतने टाइम तक स्टोर रखता है। क्यों उतने ही टाइम तक क्यों रखता है? क्योंकि ये भी रैम है एक तरह से, जैसे ही पावर कट होगा या इसको ऑफ करेंगे तो जो डेटा इसमें था वो वाइप आउट हो जाएगा। वोलेटाइल मेमोरी है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से फास्टर रहती है।
बस एक्सपेंसिव रहती है कोई डायनेमिक रैम की, वो इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर डेटा आप जब तक पावर है तब तक रख सकते हैं। हमारी पेन ड्राइव और वो 16 हार्ड डिस्क आती है, वो एस टाइम में होती है ना, 30 क्या पेन ड्राइव आती है 90 का, 30 रैम बोलते हैं उसको। पेन ड्राइव? हाँ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव रैम थोड़ी होती है। तो रोम पेन ड्राइव रैम नहीं होती है। वो तो किसी डेटा को स्टोर करने के लिए होती है ना पेन ड्राइव। हाँ, पेन ड्राइव डेटा को स्टोर करने के लिए होती है। पेन ड्राइव आपकी रैम की तरह काम नहीं करती है। हाँ, आप चाहो तो आपकी पेन ड्राइव को रैम की तरह यूज़ कर सकते हो, पर आपकी पेन ड्राइव रैम नहीं होती है, वो डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। तो आज जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर। जो नया आया है या नए स्टूडेंट्स आए हैं या जिनका ये नहीं हुआ था, वो उनको कोई डाउट्स? नहीं सर। सब समझ आया? हाँ जी। अच्छा, प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर क्या होता है? गौतम पटेल? सर हमारी हमारी एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए प्रोसेसर काम में आता होगा ना सर? आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं इनपुट आउटपुट वाले, इनपुट आप देते हो, सारा प्रोसेस कहाँ होता है? आपके प्रोसेसर में। प्रोसेसर आपका कहाँ इंस्टॉल रहता है? एक सीपीयू चिप पे, जो कि आपकी मदरबोर्ड पे कनेक्टेड रहती है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, ना समझ आया हो तो अभी बताएं। एक बार ठीक है, आज क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।